आपने फिर मीडिया के ऊपर क्यों नहीं इसको लेके आया कि हमारी शादी हो चुकी है? ये बात आपने छुपा क्यों रखी है? मैं भी एक घरेलू लड़की थी तो मेरे लिए इतनी बड़ी चीज़ मैटर नहीं करती थी। मैं तो घर में ही रहना था, मैंने क्यों मीडिया पे आना था कि मैं बताऊँ मैं इसकी बीवी हूँ, ये हूँ। रवैया उसका तब चेंज हुआ जब मैंने पहला इसका सीन पकड़ा था लड़की के साथ। कमरे में लाया, इसने मुझे धक्का दिया, बेड पे 1-2 थप्पड़ लगाए। थप्पड़ लगा के पाँव में बैठे कहता यार मैं ऐसा नहीं हूँ, मैंने बस लड़की को माथे पे किस की, मैंने ये की, मैंने वो की, मैंने फलाना गंदा काम नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। मेरा ID कार्ड इनके नाम पे बना हुआ है, मेरे बच्चे का बेफ़ॉर्म इनके नाम पे बना हुआ है और वो इस चीज़ से मुकर ही नहीं सकते कि मैं उनकी बीवी नहीं हूँ। मुझे धोखे से तलाक दिया इन लोगों ने। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, आज की कहानी है फेमस सिंगर हैं आर्यान खान, जिनको तकरीबन पाकिस्तान जानता है। यूथ के जो नौजवान हैं वो काफ़ी हद तक उनको जानते हैं कि एक उभरते हुए नौजवान भी हैं। लेकिन उनकी कहानी क्या है, पर्सनल लाइफ के हवाले से आज बात करेंगे। पिछले 5 साल से उनकी शादी है, लेकिन अब वो शादी जो है तलाक हो चुकी है और उनकी जो साबका बीवी हैं वो हमारे साथ मौजूद होंगी, सना, जिनका ये कहना है कि उन्होंने 5 साल मेरे साथ गुजारे, लेकिन 5 साल के अंदर इनको तशद्दुद का निशाना बनाया और साथ ही साथ जब इनके साथ शादी थी उसके बावजूद अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ टाइम गुजारा और साथ ही साथ इनको गालियां दी, बुरा भला कहा और किस तरह इनकी जो लाइफ है उसको बर्बाद किया। और साथ ही साथ इनका एक बच्चा है जिसको वो छोड़ के जा चुके हैं। सिर्फ़ और सिर्फ जब उनको शोहरत मिली तो उन्होंने इनका साथ छोड़ दिया, क्योंकि इन्होंने मुश्किल हालात में उनका साथ दिया था। कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत होती है, तो वो अगर ये कहा जाए तो ये वो औरत हैं जो उसके पीछे थी, लेकिन आज वो अपनी औकात से बाहर हो चुके हैं, आज वो उनको छोड़ के जा चुके हैं। ये सारा बयानिया इनका है। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि पिछले 5 साल से आप उनके साथ शादी थी, तो आपने फिर मीडिया के ऊपर क्यों नहीं इसको लेके आया कि हमारी शादी हो चुकी है? ये बात आपने छुपा क्यों रखी है? नहीं, एक्चुअली इन्होंने जब मेरी इनसे शादी हुई थी तो इन्होंने कहा था कि मेरा तो मीडिया से मेरे ख़ानदान का कोई ताल्लुक़ नहीं है दूर-दूर तक ना। तो मैं भी एक घरेलू लड़की थी तो मेरे लिए इतनी बड़ी चीज़ मैटर नहीं करती थी। मैं तो घर में ही रहना था, मैंने क्यों मीडिया पे आना था कि मैं बताऊँ मैं इसकी बीवी हूँ, ये हूँ। इसने मुझे कहा मैं इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर गई, मेरे लिए इतना बड़ा वो नहीं था तब, मुझे लगता नहीं था ऐसा। वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब ये फ़ेमस होने लग गया ना, जैसे मैंने इसके 2-3 गानों पे इन्वेस्ट किया, मतलब आप यकीन करें। इन्वेस्टमेंट आपने किया? मैं कंदील बोच के गाने पे किया, फिर इसके नसीबो लाल के गाने पे किया, बल्कि नसीबो लाल पर्सनली मेरे घर आई। सिबो लाल का जो गाना है उसमें कितनी आपकी इन्वेस्टमेंट थी? 1 लाख रुपया, तब इतनी ज़्यादा नहीं थी, 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था। 1 डेढ़ लाख एक दफ़ा दिया था और 40,000 एक दफ़ा दिया था, इस तरह था। मतलब उनके पास इतने पैसे नहीं होते तब? मैं ही करती थी, उनके पास तो 500 रुपया भी नहीं होता था, तब की बात कर रही हूँ। एक बाइक होती थी वो भी मैंने ली, उसके बाद मेरी प्लॉट के पैसे थे मेरे, वो मैंने प्लॉट ख़रीदा नहीं था, पैसे पड़े थे, सिर्फ बयाना किया हुआ था। जलील गार्डन में रिकॉर्ड होगा मेरा, सिर्फ बयाने का रिकॉर्ड है 25,000, जो भी मैंने रिटर्न नहीं लिया था। वो पैसे मैंने, इनको पता चला मेरे पास पैसे पड़े हुए, इन्होंने कहा यार हम ऐसे फिरते रहते हैं इस तरह करके। मैंने भी कहा यार अच्छा आर्टिस्ट नाम का बंदा ऐसे बाइक पे फिरता अच्छा नहीं लगता ना, तो फिर मैंने उन पैसों की इनको गाड़ी लेकर दे दी थी। तो आपकी शादी हुई थी, अरेंज मैरिज थी या फिर लव मैरिज? अरेंज मैरिज थी मेरी शादी। घर वालों की तरफ से? हाँ, हाँ, बिल्कुल। उसके बाद उसका रवैया जो है वो कब चेंज हुआ? रवैया उसका तब तक ठीक था जब तक मैं अंधा खिला रही थी, पिला रही थी, सब कुछ कर रही थी। रवैया उसका तब चेंज हुआ जब मैंने पहला इसका सीन पकड़ा था लड़की के साथ। ठीक है, मैं 3-4 दिन घर नहीं आया और मुझे लग रहा था कि पता नहीं नाराज़ होकर घर से गया हुआ है, तो ये अब पता चला कि लड़की के साथ फ्लैट पे था वो। सबा नाम की कोई लड़की थी वो, अब मैं नाम मेंशन नहीं करना चाहती, लड़की है वो भी। कौन थी वो मैं मेंशन नहीं करूँगी, लेकिन उसके साथ था। मुझे जब ये घर आया ना तो मैंने इसके मैसेजेस इससे लड़की से बात की तो उसने मुझे बताया कि ये तो मुझसे मिल कर गया यहाँ। तो जब मैंने इससे बात की ना कि यार तुमने ये सब क्या किया था, ये बता, एक ट्रस्ट था बहुत अंधा इसके ऊपर, क्योंकि एक आज़ादी थी बिल्कुल, मतलब दुबई जा रहा है, लड़कियों में बैठ के कॉल्स कर रहा है, मैं तो अंधा ट्रस्ट कर रही थी ना इस पे। जो एक ट्रस्ट लेवल बंदे का टूट जाता है तो बंदा तो रोता है, चीखें मारता है। मैंने उस टाइम कहा यार कि मैं, ये गाड़ी मेरी है, ओपन ट्रांसफ़र लेटर है, मेरे नाम करवाओ ना, या मुझे सामने वाला घर ख़रीद के दो, गाड़ी बेचो मेरे पैसों के। इसने तब अपनी औकात दिखा दी, कहता तेरे बाप की गाड़ी है, मैं मुकर जाऊँगा, तेरे पास प्रूफ है कि तूने मुझे पैसे दिए हैं। बस फिर उसके बाद कमरे में लाया, इसने मुझे धक्का दिया, बेड पे 1-2 थप्पड़ लगाए। थप्पड़ लगा के पाँव में बैठे कहता यार मैं ऐसा नहीं हूँ, मैंने बस लड़की को माथे पे किस की, मैंने ये की, मैंने वो की, मैंने फ़लाना गंदा काम नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। बस वो मुझसे गलती हुई कि मैंने वो चीज़ इसकी माफ़ करके इग्नोर कर दी, इसको मौका दे दिया। बस उसके बाद फिर चल सो चल काम चलता रहा। उसके बावजूद भी ये लड़कियों के साथ चक्कर चलाता रहा? जी बिल्कुल, इनका एक ही काम है, या प्रोफेशनल लोगों का एक काम होता है कुरान पाक उठाया और कसम उठा ली। अब हम जैसे मुस्लिम लोग यही करेंगे ना, कुरान पाक के अगला बंदा झूठ भी बोल रहा है, अगला बंदा चुप कर जाता है। कलमे पे, कुरान पाक पे, और मैं चुप कर जाती थी, अल्लाह पे छोड़ देती थी। फिर वही वैसे ही चलता रहता था काम। चलो यार मेरी सैलरीज़ आती थी मंथली, ठीक है, वो मैं
वो जॉब लेटर वगैरह भी निकलवा के दिखा दूँगी। वो मंथली आती थी, अपने घर का अपना सर्कल चलाती रहती थी मैं। फर्स्ट टाइम आप मीडिया के सामने आ रही हैं, ये वीडियो उन तक जाएगी, जिसके बाद वो कहेंगे कि आप मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं, ये मेरी बीवी है ही नहीं और ये खामखा मेरी जो रेपुटेशन को ख़राब करने की कोशिश कर रही हैं। मैं आपको रजिस्टर्ड नाम निकाहनामे की कॉपी दूँगी। मेरा आईडी कार्ड इनके नाम पे बना हुआ है, मेरे बच्चे का बेफ़ॉर्म इनके नाम पे बना हुआ है और वो इस चीज़ से मुकर ही नहीं सकते कि मैं उनकी बीवी नहीं हूँ। निकाहनामा कोई ज़बरदस्ती तो नहीं, ना 5 साल मेरा ज़बरदस्ती तो नहीं गुजार दिया किसी ने। अगर मैं मीडिया पे नहीं आती, मैं तो घरेलू लड़की हूँ, मैं मीडिया पे कैसे नहीं आई, सिर्फ़ इसी की इज़्ज़त की वजह से कि यार बेचारे का कैरियर, क्योंकि इसने मेरे माइंड में बिठाया हुआ था ना। वो तो जब मैंने देखा ना, जिस तरह फ़ेमस लोग हैं, टिकटॉकर्स हैं, ये ड्रामा में आते हैं लोग, ये सब लोग मतलब शादियाँ कर रहे हैं, अपनी शादियाँ एक्सपोज़ सामने कर रहे हैं। मैंने इसको कहती थी यार मैं 5 साल रह के थक गई हूँ अकेली घर में, तुम फिरते रहते हो बाहर, आपको टाइम नहीं देते वो? मैं ओपनली घर में रहती हूँ यार, तुम घर ही नहीं आते। इसने मुझे कहना जी मैं तो अपने माँ बाप के पास बैठा हूँ। अब तलाक के बाद घर ही नहीं जा रहा, अब माँ बाप कहाँ पे हैं? अब माँ बाप कहाँ हैं? जिन माँ बाप ने मुझे 4 साल चुप करा के रखा कि अपने घर ना पता लगने देना, मार पीट या कुछ भी, अब वो माँ बाप कहाँ हैं? अब उन्होंने मेरे लिए स्टैंड लेके अपने बेटे को क्यों नहीं डांटा कि भाई तू बच्ची को बिला वजह क्यों तलाक दे रहा है? मुझे धोखे से तलाक दिया इन लोगों ने। कितना डिवोर्स हुई आप? ये घर से चला गया, ईद थी, रोज़ों में था, रोज़ों में आया, मुझे बुखार चढ़ा हुआ था और मैं ना 4 साल से ईदें अकेली गुजार रही हूँ। मतलब ईद पे भी घर पे होती हूँ, आता है ठीक है, कुछ भी नहीं। एक लड़की के बड़े होते हैं अरमान, अपनी फैमिली को भी नहीं बताती थी, अपनी फैमिली को ही कहती थी कि मैं तो इसके साथ पिंडी गई हुई हूँ, कि मेरी अम्मी बीमार रहती हैं, उस चीज़ को टेंशन ना लें कि मेरी बेटी ईद वाले दिन अकेली बैठी हो। मैं अकेली रहती, तब मेरा बच्चा भी नहीं होता था। 4 सालों के बाद ये 5वीं ईद थी मेरी, तो मैंने इनको कहा कि ना मुझे साथ लेकर जाओ, मैं बीमार भी हूँ तो मुझे साथ लेकर जाओ। तो उसने कहा मैं तुझे साथ क्यों लेकर जाऊँ, ऐसी थी। मैंने कहा यार तुम अपने मीडिया में शादी का नहीं बताते, मैं अभी तो तुम आए हो और अब तुम जा रहे हो, तो मैंने कहा मुझे साथ लेकर जाओ, मैं ऐसी इन्हीं कपड़ों में आ जाती हूँ, बच्चा सोए उठा ले तुम, लेकिन मुझे साथ ही लेकर जाओ, मुझे बेशक अपनी ननंद के घर रुकवा देना। इसने कहा जी मैं उसके घर तुझे क्यों रखवाऊँ? मैंने कहा यार तो मुझे साथ ही जाना है। मैं रोने लगी सीढ़ियों में। इसने फिर गाली गलौज की, तेरी माँ की ऐसे फ़लानी फ़लानी करके मैं तुझे अब तलाक ही भेजूँगा। मैंने कहा ये पिछले 5 साल से धमकियाँ ही लगाता रहता है यार, तलाक तलाक। मैं फिर चुप पर आई, ऊपर आके रोई धोई चुप करके बैठ गई। ईद गुजरी, अब्बू ने कहा कि आप ईद के बाद आके बैठ के सिटिंग करें। ईद के अगले दिन ये लाहौर आया छुप के और इसने तलाकनामा अपने दोस्त के थ्रू बनवा कर, तो मुझे 19 तारीख को तलाकनामे का पहला नोटिस मिला। ये बताएं कि माशाल्लाह इतना प्यारा बच्चा है तो उसको कोई एहसास नहीं है? आप यकीन करें कि मैंने अपनी सारी सेविंग्स तो उनको खिला दी थी। ये घर था जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बनवा कर दिया। मेरे पास पैसे नहीं थे उस दिन, घर का बिल था 2 महीने का जो जमा नहीं करवाया होता, मतलब काफ़ी जो होते हैं ना, मुझे तो नहीं पता था कि ये बंदा ये करेगा। जो कमाया, जो मेरे पास सैलरी थी, सारा कुछ तो मैंने दे दिया। मेरे पास अपनी 1 रुपए की भी सेविंग नहीं है, ठीक है, नहीं थी। अब घर की ईंटें खा तो नहीं सकती उतार उतार के मैं। फिर आप किस तरह अपना गुजारा करती हैं? फ्रीलांसिंग काम कर रही हूँ, मैंने अमेज़ोन का काम सीखा, उस पर अभी काम कर रही हूँ मैं अमेज़ोन के ऊपर। अभी थोड़ी अर्निंग है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा है निज़ाम। ये बताएं कि क्या अभी आपको धमकियाँ वसूल हो रही हैं? मैंने केस किया इनके ऊपर क्योंकि ये लोगों ने मुझे धोखे से तलाक दी। मैंने इनके घर अपने बुक से कॉल्स करवाई रजू करवाने के लिए कि आकर बैठ के मुझे बताएं। इन लोगों में से कोई नहीं आया जब तक 3 तलाक़ें हो नहीं गई। तीसरी तलाक पे भी मेरे अब्बू ने कहा नोटिस एक्सेप्ट ना करना, हम पहले बात करेंगे। इन्होंने तीसरी तलाक पे भी ना नोटिस भिजवाता था, रोज़ नोटिस भिजवाता था। जब मैं एक्सेप्ट नहीं करती थी रोज़ नोटिस भिजवाता था ये। तीसरी तलाक के बाद फिर मैंने एक केस कर दिया इन पे मेंटेनेंस का कि ठीक है अब तुमने छोड़ दिया, मेरे 5 साल की जो सेविंग्स थी वो मुझे वापस करो। जो तुमने मुझसे ली, मैं अपने पैसे मांग रही हूँ इसके। हालांकि इसने जो छोड़ा तो खामद होने के नाते मुझे 5 साल की मेंटेनेंस पे करने का भी हकदार है, हर महीने का मंथली खर्चा। आपने कितने पैसे उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट किए थे? 35 से 25 लाख की गाड़ी, 13 वो, ये तो वो पैसे थे तकरीबन 40 लाख वो गाड़ी था जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया था प्लॉट लेना है प्रॉपर्टी के लिए, जो कि मैंने लिया नहीं था, मैंने इसको दे दिए थे। कुछ जो मैं फ्रीलांसिंग काम करती थी ना फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर, वो जो कमाती थी वो मैं इसी के अकाउंट्स में जाते थे। वो तकरीबन मैंने अपनी स्टेटमेंट निकलवाई है, वो 1 करोड़ या इस तरह की हैं, मतलब वो मेरे लॉयर के पास हैं, इस तरह करके वो हैं। वो 3 पैसे उनके पास गए हैं? 3 सालों की, हाँ 3 सालों में। ये वो पैसे जो कमा कर दिए, उसके अलावा जो मेरे अपने ज़ाती जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिए थे कि प्लॉट ले लेना या प्रॉपर्टी ले लेना कोई, जो मैंने ली नहीं थी, वो इनको गाड़ी की सूरत में दे दी थी लेकर मैंने। बताएं कि ये किस तरह मुमकिन हुआ कि पहले उनके पास बाइक थी, आपने उनको गाड़ी लेके दी, ठीक है, अब ये भी कहा जा रहा है कि उनके पास बड़ी अच्छी गाड़ी है और आपको उन्होंने एक ये जवाब दिया कि आपकी औकात नहीं है कि आप इस गाड़ी में बैठ सकें? हाँ इस तरह ही बोलता था वो। मैं मतलब अपने पैसों से खाना भी खिलाता था ना, तो कहता था जो उल्टी करके आओ, तुमने मेरे पैसों से रोटी खाई है। इस तरह मतलब वो बोलता था। और मैं कभी उसकी गाड़ी यूज़ कर, मेरे पास गाड़ी नहीं थी तब,
तो मैं इसकी गाड़ी यूज़ करती थी, तो इसने मुझे कहना कि तुम्हारी औकात है, तुम्हारी शक्ल है कि तुम इस गाड़ी में बैठ के बाहर जाओ। इतना उन्होंने आपके साथ हाँ, आपको इतना उन्होंने तशद्दुद किया, ठीक है, आपकी लाइफ़ को उन्होंने तब्दील कर दिया, आप घर में अकेले रहती थी और एक माशाल्लाह बच्चा हो और उसका बाप घर ना है, तो तन्हाई में आपको कभी रोना आया? मैं बहुत रोती थी, बीमार होती थी, मेरा ऑपरेट हुआ, हॉस्पिटल छोड़ के चले गए लोग मुझे टाँगों के साथ, जी हमने मोहल्ले में एक शादी अटेंड करनी है, बहुत ज़रूरी है वहाँ जाना। फिर मैंने अपनी दोस्त को बुलाया कि यार मुझे स्टिचेस लगे हुए हैं, तो मुझे घर छोड़ के आओ। उस हालत में मुझे मारना पीटना, गालियाँ निकालनी, मेरे बच्चे को गोद में नहीं उठाते थे। इसकी वालदा बोलती थी कि इसको गोद में तूने क्यों उठाया है? इस वो तू कहता शादी का नहीं बताना। जब पेरेंट्स ही अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखाएँगे तो बच्चे तो ठीक है, यहाँ आपको गलत हलाल हराम में फ़र्क बताएँ ना। हलाल हराम में आप फ़र्क नहीं बता रहे तो दूसरों की औलादें रोड पे तो नहीं पड़ी कि रोज़ आए दिन किसी के बेटे की ज़िंदगी तबाह कर दो, किसी की बेटी की ज़िंदगी तबाह। अब आप क्या चाहती हैं? अब मैं ये चाहती हूँ कि मैंने इस मीडिया पे नहीं आना था बिल्कुल भी। मेरी तो तलाक हो गई, ख़त्म हो गई और मैं चुप करके बैठी रही, मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे कॉल्स आ रही इसी के दोस्तों की, जी केस वापस ले लो। भई मैं क्यों केस वापस लूँ? आपको मैंने अदालत में बुलाया, आप पहली तारीख पे क्यों नहीं आए? आप सच्चे थे तो आप आए ना। आप नहीं आए तो आप अदालत में आकर मुझसे मिलें। फिर आप उल्टे सीधे गंदे मंदे लोग मेरे पीछे लगा रहे हैं। बीवी के पीछे कौन लगाता? भई आपने मुझे छोड़ दिया तो आप मुझे सुकून में रहने दें। ठीक है, धमकियाँ, जी केस वापस ले लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मकान पे फलाना स्टे ले लूँगा। भई किसी के अब्बू ने दिया मुझे बनाकर? मेरे पेरेंट्स से दिया। भई ये जो मकान है ये आपके नाम के है? ये मेरे नाम पे मेरे वालिदैन की तरफ से मुझे मिला है, बल्कि मैं इसके प्रॉपर्टी पे क्लेम कर सकती हूँ अपनी स्टेटमेंट शो करवा के। मैं इसके प्रॉपर्टी पे स्टे ले सकती हूँ। जो मेरे पैसे खाए, मेरे इतना कुछ किया। मेरा ये मानना था कि भई मेरे अभी चाचू पे 2-4 दिन पहले अटेम्प्ट हुआ है, क्योंकि वो इनके दोस्तों के पास गए थे उनको समझाने के लिए कि यार बच्ची अकेली रहती है, अब इसने छोड़ दिया है, या तो बैठ के बात करें या फिर बच्ची को टॉर्चर ना करें, लोगों के थ्रू ना करवाए। खुद तो सामने आता नहीं, लोगों के थ्रू थ्रेट करवाता है। अगर मुझे या मेरे बच्चे को या मेरे घर की या मेरी पेरेंट्स की तरफ से किसी चीज़ को भी, मेरे घर की किसी चीज़ को भी कोई भी नुकसान होता है तो उसके रिस्पॉन्सिबल ये लोग ही हैं। ये मेरा मकसद यही था, क्योंकि मुझे अपनी जान का, अपने बच्चे की हर तरह की सिक्योरिटी चाहिए। अच्छा, कुछ तस्वीरें हैं जो आपके पास मौजूद हैं कि हाँ, वो लड़कियों के साथ मिलता रहा, पार्टियाँ करता रहा, तो अब उन तस्वीरों से आप क्या करेंगी? कोई कानूनी कार्रवाई या फिर आप अपना जो केस है यहीं पे अब अभी तो मैंने एक केस किया इसके ऊपर मेंटेनेंस का, दूसरा केस मैं इनकी पूरी फैमिली पे करूँगी हैरेसमेंट का, जो ये मुझे मारते रहे, चुप कराते रहे, पीटते रहे। अगर आपको मज़ीद धमकियाँ आई तो फिर? तो मेरा मीडिया बिठाने का मकसद यही है ना कि भैया अगर मुझे कोई भी नुकसान हो जाता तो उसके अगर कुछ जानी नुकसान भी होता है तो वो ज़िम्मेदार है। जिम्मेदार यही लोग हैं। जैसे लोग ये मेरे पीछे लगा रहे हैं, वो अगर जानी नुकसान मेरा, मेरे बच्चे का, मेरे पेरेंट्स की तरफ से भी, मेरी किसी चीज़ का भी नुकसान होता है, किसी चीज़ का भी, मेरे घर की एक ईंट भी टूटती है तो उसका नुकसान यही लोग जिम्मेदार हैं। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इनका कि कहना है कि नेक्स्ट टाइम अगर मुझे कुछ जानी नुकसान होता है तो उसके ज़िम्मेदार जो हैं ये लोग हैं। अगर किसी भी तरह वो मुझे टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं तो ये ज़िम्मेदारी ये है। ऑन द रिकॉर्ड ये चीज़ें कह रहे हैं और साथ ही साथ इनका ये कहना है कि मुझे धमकियाँ वसूल हो रही हैं कि केस वापस ले लें। लेकिन इनका ये कहना है कि मैं केस वापस नहीं लूँगी और जो अपना हक़ है उसको लेकर आऊँगी।